नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी स्टडी पीओ बिहार, एसआई, बिहार एसएससी या बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो इस सीरीज़ को डेली बेसिस पे ज़रूर फॉलो कीजिए। ये हर दिन ये वीडियो सुबह 8 बजे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। पीडीएफ हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बिहार विभूति सम्मान? बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रोहित कुमार। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। रोहित कुमार ने एक अपना फाउंड किया था ये मीडिया ट्रेंड्स, ठीक है, तो इसके लिए ही इन्हें बिहार विभूति सम्मान प्रोवाइड किया गया है। बिहार विभूति सम्मान क्या ये बिहार की सरकार देती है? तो जी नहीं, बिहार सरकार नहीं देती है बिहार विभूति सम्मान, बल्कि इसको देता है एक बिहार का एनजीओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, कौन सा एनजीओ? लेट्स इंस्पायर बिहार। ये एनजीओ प्रोवाइड करता है बिहार विभूति सम्मान। तो ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है? तो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2021। तो दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया है बिहार एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2021। यहीं पे प्रोवाइड किया गया है बिहार विभूति सम्मान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विच इज मल्टी डायमेंशनली द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बहुआयामी रूप से बिहार का सबसे गरीब ज़िला कौन सा है? तो बिहार का सबसे गरीब ज़िला, पहली बात तो पूरे देश में सबसे गरीब जो है वो बिहार ही है। और अगर बिहार का भी सबसे गरीब ज़िला की बात करें तो वो होगा किशनगंज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। किशनगंज जिले के 64.75% लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, गरीब हैं। कितने? 64.75% लोग किशनगंज के गरीबी में जी रहे हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिए। अच्छा, बिहार हर राज्यों में, यानी जो देश के सभी राज्यों में सबसे गरीब है। बिहार की जो जनसंख्या है उसका 51.91%, यानी कह सकते हैं लगभग 52% जो जनसंख्या है वो गरीब है। ठीक है, ये बता रहा हूँ बिहार की जनसंख्या का इतना परसेंट गरीब है और ये किशनगंज की जनसंख्या का इतना परसेंट गरीब है। तो ये याद रखिएगा। ये हम किस बेसिस पे बता रहे हैं? तो नीति आयोग ने हाल ही में निकाला था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स, और इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो भी बनाया है, पूरा मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडेक्स पे आधारित। बिहार आखिर क्यों गरीब है और किस किस सेक्टर्स में कौन कौन से इंडिकेटर पर बिहार में बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। तो ये ज़रूर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ फाइनेंशियली बात नहीं कर। जो पहले क्या था गरीबी मापने का तरीका, पहले गरीबी सिंपली हम लोग माप देते थे, चलो वो अगर 33 रुपया कमा रहा है तो चलो ठीक है, अगर 33 रुपया से कम कमा रहा है तो गरीब है, इस तरह से। तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनली यूज़ किया गया है और 12 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं। तो इसको ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द जीएसटी कलेक्शन इन दिसंबर 2021? दिसंबर 2021 में जीएसटी संग्रह में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये राज्य है ओडिशा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
और उड़ीसा का करीबन 4080 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। ये बताया जा रहा है कि ये करीबन 43% का ये ग्रोथ देखा जा रहा है। देखिए जीएसटी जो कि आप कह सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, एक तरह का ये टैक्स है जिसको लागू किया गया था भारत में। यानी कि भारत में पहले बहुत सारे टैक्स थे, वैट टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। उन सब टैक्स को मिलाकर एक टैक्स दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया, उसको कहा गया जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही लगेगा। इसका स्लैब भी बनाया गया। ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आपको मालूम होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी में 4 स्लैब्स रखे गए, डिफरेंट स्लैब्स। तो एक एक जो स्लैब्स था उसमें 5% का टैक्स लगेगा। तो कुछ वैसे आइटम्स हैं जिसमें 5% का टैक्स लगेगा, एक जिसमें 12% का टैक्स लगेगा, और एक जो इसमें 28% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और एक और था 18% का टैक्स, ठीक है। 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स अकॉर्डिंग टू वो दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ रखा गया कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, अल्कोहलिक ड्रिंक, शराब वगैरह, और फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ठीक है। ये 3 चीज़ों को रखा गया इससे अलग, मतलब ये जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। लेकिन ये पावर दिया गया अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो भी चीज़ें हैं जो आएगी वो जीएसटी में नहीं आएगी। ये अगर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगा सकता है। तो पेट्रोलियम के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होंगे, शराब वगैरह होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, तभी तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स स्टेट लेता है, और बिहार ने अल्कोहल को बैन रखा है। तो यहाँ से बिहार को टैक्स नहीं मिल रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, वो अपने अपने स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगाएगी। तो ये भी याद रखिएगा। उड़ीसा में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक बर्ड सेंचुरी मिलेगा। कौन सा? नालाबाना बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट? कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो ये यहाँ पर धूम्रपान नहीं कह सकते, धूम्र कह सकते हैं, धुआं कह सकते हैं, ठीक है, वो बन गया है। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कंप्लीट जो है एलपीजी का यूज़ होने लगा है, यानी कि ये कहा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की सरकार कह रही है कि अब यहाँ पे कोई भी जो चूल्हा वगैरह होता था जिसमें लकड़ियों का यूज़ किया जाता था, उससे काफ़ी धुआं फैलता था इन्वायरमेंट में, अब वो यूज़ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे सभी लोग सिर्फ एलपीजी का यूज़ करते हैं, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस का। और ये सब हुआ है 2 स्कीम्स के बदौलत। एक तो केंद्र सरकार की स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है। और दूसरा है हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। ये 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम्स, एक केंद्र सरकार की स्कीम्स और एक यहाँ पे राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार की है गृहिणी सुविधा योजना। इसके थ्रू ही ये एकम्प्लिश कर पाया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं
जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में 2 कैपिटल होता है उत्तराखंड की तरह। कौन कौन सा? समर के टाइम में यहाँ पे शिमला हो जाता है, ठीक है, ये समर के टाइम में यानी गर्मियों में, और विंटर के टाइम में धर्मशाला रहता है, ठीक है। दलाई लामा कहाँ पे रहते हैं? तो दलाई लामा जो है वो यहीं पे रहते हैं, धर्मशाला में ही, तो ये याद रखिएगा। ये विंटर में कैपिटल हमारा होता है हिमाचल प्रदेश का। राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो राजेंद्र अर्लेकर, ये गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। जी हाँ, तो एक याद रखिएगा, खीर गंगा। खीर गंगा नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में ही है पिन वैली। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही है। फिर है इंदर किला नेशनल पार्क, सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 याद रखिएगा। खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 14 सालों में, लास्ट 14 ईयर्स में पहली बार फ्रांस ने ये प्रेसिडेंसी हासिल की है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ इलेक्टेड एज द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ऑन इन पंजाब नेशनल बैंक? तो पीएनबी विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं कौन? अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अतुल कुमार गोयल वैसे फरवरी से यही बन जाएंगे एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन प्रेजेंट में इनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया। अच्छा, प्रेजेंट में पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? मतलब जनवरी तक ये रहेंगे मल्लिका अर्जुन राव, ये प्रेजेंट में हैं। अब फरवरी से बन जाएंगे अतुल कुमार गोयल, लेकिन फ़िलहाल इन्हें ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, नोवाक जोकोविच हैज़ बीन नेम्ड बेस्ट बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? नोवाक जोकोविच को वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ बाल्कन एथलीट नामित किया गया है। वह किससे संबंधित हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो नोवाक जोकोविच जो हैं वो संबंधित हैं सर्बिया से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे मैं बता दूं, वैसे भी ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। तो और जैसे पिछले साल 2021 की हम बात कर जाए तो उसमें से 4 टूर्नामेंट्स में से 3 टूर्नामेंट का जो ग्रैंड स्लैम है वो इन्होंने हासिल किया है। तो आप समझ सकते हो एक लेजेंड प्लेयर है। और बाल्कन इसलिए देखिए क्योंकि बाल्कन एक माउंटेन्स है जिसके नियर में जो भी कंट्रीज़ आते हैं उनको बाल्कन कंट्रीज़ बोला जाता है। करीबन 9-10 कंट्रीज़ होंगे, जैसे सर्बिया आप एक देख ही रहे हो, फिर है अल्बानिया ये सब हो गया, मोंटेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया, ये सब जो कंट्री है ना इन सब को बाल्कन कंट्रीज़ कहा जाता है। कोसोवो भी आता है बाल्कन कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रख सकते हो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी? ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओएनजीसी
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एक ऑयल कंपनी है भारत की, ठीक है, सरकारी कंपनी है। तो इसकी पहली महिला बनी है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कौन हैं? तो ये पहली महिला हैं अलका मित्तल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए इसका हेडक्वार्टर आपको ONGC का मिलेगा न्यू दिल्ली में, ये याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? सुभाष कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया, इनके जगह पे ही आए। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताऊं। देखिए जैसे हमने बताया पहली महिला ONGC को हेड करने वाली अलका मित्तल हैं भारत की, ठीक है। अब ये अगर आपसे सवाल पूछूं कि देश में, भारत में पहली महिला जिसने कोई मतलब कि तेल की कंपनी की, ऑयल कंपनी को हेड किया हो, उनका नाम बताओ। भारत में कोई भी एक तेल की कंपनी की हेड करने वाली महिला का नाम बताओ, तो वो नाम क्या होगा? निशी वासुदेवा। क्या होगा? निशी वासुदेवा। ऑप्शन ए रहेगा। निशी वासुदेवा आपको याद होना चाहिए कि ये इनको 2014 में अपॉइंट किया गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल वाली कंपनी, इसका हेड अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो ये देश की पहली ऐसी महिला थी निशु वासुदेवा जिनको किसी तेल कंपनी ने हेड अप के तौर पर अपॉइंट किया है। अलका मित्तल ये दूसरी ऐसी भारतीय महिला हो गई जिनको किसी तेल कंपनी ने हेड के तौर पर अपॉइंट किया, लेकिन अलका मित्तल पहली महिला हो गई ONGC कंपनी को हेड करने वाली, ठीक है। अब समझ गए होंगे। और एक कंपनी की मैं बता दूं, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पहली विमेन हेड हैं, यानी महिला हेड इसी साल यानी 2021 में अपॉइंट करी गई थी, उनका नाम है सोमा मंडल। नेक्स्ट, हु हैज़ टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति? जल शक्ति मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये हैं विनी महाजन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और विनी महाजन जो हैं वो पंजाब में के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। फिर ये जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसमें एक डिपार्टमेंट की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं विनी महाजन, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे ये लेडीज़ रह चुकी हैं विनी महाजन, तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये काफ़ी नया मंत्रालय है भारत का। इसको पिछले साल ही इस मंत्रालय को इंट्रोड्यूस किया गया था। पिछले साल इन द सेंस कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को 2020 में शायद इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि सबसे लेटेस्ट मंत्रालय कौन सा है भारत सरकार का? सबसे नया मंत्रालय जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो मैं बता दूं वो नया मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन, नहीं एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। जी हाँ, कॉपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ये सबसे लेटेस्ट मंत्रालय है भारत सरकार का, जिसको पिछले 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसको भी संभाल कौन रहे हैं? अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। विच इंडियन बैंक एनहांस्ड इट्स फ्री IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस ट्रांजैक्शंस लिमिट टू ₹5 लाख फ्रॉम ईयरलियर टू 2 लाख रुपीज़? किस भारतीय बैंक ने अपनी मुफ्त IMPS लेन देन की सीमा को पहले 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है? तो ये जो लिमिट ट्रांजैक्शन था IMPS का, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस का, वो किस बैंक ने
पहले तो 2 लाख रखा था इस लिमिट को, अब बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Who has become the first US company to reach 3 trillion market value? 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बन गई है? ये कंपनी है एप्पल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसके सीईओ हैं टिम कुक। बात कंपनियों की कर रहे हैं तो हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज़ किया था हुरुन रिसर्च ने। हुरुन रिसर्च इसने एक इंडेक्स रिलीज़ किया था जिसका इंडेक्स का नाम था ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स, यानी स्टार्टअप कंपनियां जो कि बिलियन में अपना सर्विस कर रही है। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग भारत ने यूके को पीछे कर दिया था और भारत 3rd पोजीशन पे आ गया था। ठीक है, और फर्स्ट पे कौन था? फर्स्ट पे यूएसए और सेकंड पे चाइना था और थर्ड पे भारत और फोर्थ पे यूके यूनाइटेड किंगडम था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आज का लास्ट सवाल, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व्ड? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, 4th ऑफ जनवरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, एजुकेशन जो हम बोलते हैं, शिक्षा जो हम बोलते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है। एक लर्निंग, दूसरी राइटिंग। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो ये दोनों चीज़ें नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, और वो हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, जो बिल्कुल ब्लाइंड हैं। ठीक है, तो लुइस ब्रेल, ये जो ब्रेल आप नाम देख रहे हो, एक फ्रेंच व्यक्ति था लुइस ब्रेल, जो खुद भी अंधे थे। ठीक है, लुइस ब्रेल ने इन्वेंट किया था ब्रेल लिपि, ब्रेल स्क्रिप्ट इसने किया था, जिसके थ्रू जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी पढ़ सकें। लुइस एक इस तरह का पैटर्न था कि जिसमें उभरा सब कुछ रहता था, जिसको टच करके जो ब्लाइंड लोग हैं वो पढ़ सकते थे। ठीक है, एजुकेशन प्राप्त कर सकते थे। तो लुइस ब्रेल का जो जन्मदिन होता है वो था 4 जनवरी को, तो इसलिए 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व ब्रेल दिवस। तो उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।